हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके ही अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर ठोसों के यांत्रिक गुण की, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात चल रही है भाई, जहां पर हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके आप किसी ठोस के अंदर उसकी आकृति में, उसके आकार में, उसके लंबाई में परिवर्तन कर सकते हैं। हमने इसके हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स को देखा, समझा, सीखा, एंड हमने उसके साथ साथ देखा इसके जितने भी एनसीईआरटी के गिवन क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशंस किए हमने, एंड उसके साथ साथ हम लोगों ने कवर अप किया हर एक फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस को। मतलब हम सब कुछ सीख चुके इस चैप्टर में, अब बारी इस चैप्टर को रिवाइज करने की। तो कैसे रिवाइज करें भाई? रिवाइज करने के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में होता सिंपली ये, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा बनेंगे और सेम कॉन्सेप्ट कई तरीके से हिट होगा। इसका मतलब है कि वो टॉपिक अब हमें प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाएगा एंड कहीं पर भी अब कोई डाउट होने की कोई गुंजाइश बचेगी नहीं। तो शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन की, जहां पर हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। इसके फर्स्ट पार्ट में भी हम लोगों ने बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस को किए, इस सेगमेंट में भी हम कई सारे एमसीक्यूज को करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन को, क्योंकि ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मतलब अगर आप जेईई एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो, या फिर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट है भाई। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अलॉन्ग विथ स्कूल एग्जामिनेशन। स्कूल एग्जामिनेशन में तो भैया आपको पूछे जाने हैं ही, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के पार्ट बढ़ चुके हैं। तो भाई सबसे बेहतर तरीका है कि ऐसे करके हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर ले, तैयार कर ले। शुरू करते हैं सेशन को, तैयार हो जाइए आप भी। एंड हमारे पास है ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए एंड टिक कीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जब तक आप सॉल्व करें तब तक मैं भी सॉल्व कर लेता हूं। आइए, कह रहे हैं कि 4 मीटर लंबे 1.2 स्क्वायर सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले तांबे के तार को 4.8 इंटू 10³ न्यूटन बल लगाकर खींचा जाता है। यदि तांबे का यंग गुणांक गिवन है तो तार की लंबाई में कितनी वृद्धि होगी? क्या क्या गिवन है? 4 मीटर लंबा, मतलब मुझे L दिया गया है कितना? 4 मीटर। 1.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब एरिया जो है वो 1.2 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अगर स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होगा? 1.2 इंटू 10⁻, सेंटीमीटर में से मीटर में जाना मतलब -2, तो ये हो जाएगा -4। क्यों? क्योंकि स्क्वायर ऑफ मीटर है ना। तो सेंटीमीटर का भी क्या करना पड़ेगा भैया? स्क्वायर, मतलब 10⁻² की पावर 2, तो -4। ये ध्यान में रखेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में गए। अच्छा, इसके बाद में फोर्स की वैल्यू यहां पर गिवन है 4.8 इंटू 10³ न्यूटन, ठीक है। और तांबे का यंग मॉडुलस गिवन है, ठीक है, 1.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब लंबाई में वृद्धि की बात करनी है, मतलब हमें बात करनी है कि भैया आप मुझे बता दो यहां पर डेल एल की वैल्यू कितनी हो गई, चेंज इन लेंथ। तो सीधा क्वेश्चन है भाई, क्या करना है? यंग मॉडुलस से हमें पता है कि एफ एल अपॉन में ए डेल एल होता है ना। तो एक काम करता हूं, वैल्यूज रखना शुरू कर देते हैं। 4.8 इंटू 10⁻3, ये एफ की वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻3, एंड एल की वैल्यू कितनी थी? तो 4 मीटर इंटू 4 अपॉन ए जो है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁻⁴, और यहां पर डेल एल चाहिए मुझे, तो गामा को नीचे रखना पड़ेगा। देखिए ना, डेल एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एफ एल अपॉन ए टाइम्स ऑफ गामा। मतलब ये यंग मॉडुलस नीचे आ गया है। यंग मॉडुलस की वैल्यू कितनी है भाई? तो 1.2 इंटू 10⁻11। अब कैंसिल करना देखिए ना कितना आसान है। 1.2, ये डेसिमल से ये वाला डेसिमल खत्म, है ना। 12 से अगर कैंसिल करेंगे तो 12 36 बच्चों 48, 4 बार में खत्म, ठीक है। अब इसको भी अगर कैंसिल आउट करना चाहते हैं, है ना, तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये कहते हैं कि भैया चलो आपके अकॉर्डिंग में ऊपर 10 कर दिया। अब इस 4 से काट दें, 4 3 12, ऊपर कितना बचा भाई? तो 10 चौके 40/3 इंटू 10 की पावर 4, ये 10 की पावर 4, और ये नीचे से -4 ये ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर 4 और 4 8 इंटू ये 10 की पावर ऊपर गया तो कितना हो जाएगा? -11, ठीक है। कितना हो जाएगा? -11। अब 40 को काटना है, 3 से काट दीजिए, है ना। 3 एकम 3,
ठीक है, 20 बचेगा, 6 18, 3 एकम 3, 1, अच्छा 1 10 बचेगा, हाँ सॉरी 1 10 बचेगा, तो भैया 3 3 9 है ना, 3 3 9 मतलब फिर से 3 3 ऐसा चलता चला जाएगा। ठीक है, आंसर मिल गया मेरे हिसाब से 13.33 इंटू 10 टू द पावर -3, कितना है 10 टू द पावर -3। तो अगर इसको -3 अगर आ रहा है और ये आ रहा है किसमें, मीटर में, ये किसमें आ रहा है, मीटर में, अगर मैं इसको नॉर्मली लिखूं एक डेसिमल को कंपनसेट करके, तो मेरे हिसाब से ये 1.33 सेंटीमीटर बन जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा नहीं -3 है ना, 1.33 मिलीमीटर। ये आ गई हमारी डेल एल की वैल्यू, ये आ गई हमारी डेल एल की वैल्यू, चेंज इन लेंथ की वैल्यू, है ना। यहां पे यूनिट में यहां पर थोड़ा सा गेम था, क्या भाई, यहां mm में गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है, अच्छा दोनों ऑप्शन सेम ही सेम दिख रहे हैं। ठीक है, ये भी 1.33 mm ही दिख रहा है। ठीक, चलिए क्लियर हो गई बात भाई। अगले सवाल पे बढ़ा जाए हमारे सवाल नंबर 22 पे। यहां कह रहे एल लंबाई तथा ए परिच्छेद काट वाली एक धातु की छड़ दृढ़ आधारों के बीच में कस दिया जाता है। ठीक है, चलेगा। इसके पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक गामा तथा प्रसार गुणांक अल्फा है। छड़ का ताप T डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो आधारों पर छड़ द्वारा आरोपित बल कितना होगा। ये देखिए ना, मैं नॉर्मली अगर कहता हूं यंग मॉड्यूलस, तो हमने अभी यही तो लिखा था ना कि क्या होता है FL, है ना, और अच्छे से लिखता हूं, चलिए प्रतिबल बटा विकृति वाले टर्म से आते हैं, एक स्टेप और पीछे से आते हैं। प्रतिबल बटा में विकृति लिखिए। चलिए प्रतिबल कितना हो जाएगा भाई, तो फोर्स अपॉन में एरिया। विकृति को इन्होंने कहा है कि आपको क्या करना है ना, आपको करना अल्फा से लिखना है। ठीक, तो ये हमने लिख दिया भैया अल्फा। ये क्या मिलेगा, F इक्वल्स टू लिखना है तो F अपॉन में A अल्फा, और ये गामा चली रहा है, तो F इक्वल्स टू क्या मिलेगा, गामा A अल्फा। ठीक है, यही मिलेगा। अब कह रहे डेल टी डिग्री बढ़ा दिया, टेम्परेचर को और इंट्रोड्यूस करना है। डेल टी डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ये जो होता है ना प्रसार गुणांक, इसी के साथ में चलना है डेल टी, ये चलना है डेल टी, है ना, ये आ जाएगा क्या डेल टी, मतलब F इज इक्वल्स टू गामा ए अल्फा डेल टी। ठीक है, क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन होना चाहिए, गामा ए अल्फा डेल टी, गामा ए अल्फा डेल टी। ठीक है, ये तापमान बढ़ाने पर क्या केस है, हमने इसके लिए क्वेश्चंस भी किए थे कि भैया 2 क्लैंप्स हैं, उसके बीच में एक तार बांध दिया, उस तार को इनिशियली देख रहे हैं, अगर टेम्परेचर दिया हुआ है तो वह तार ऐसा लूज पड़ा हुआ है, उसमें से अगर टेम्परेचर हमने निकाल लिया तो वह तार क्या हो जाता है, टाइटली कस जाता है। यह वहां से चलेगा क्वेश्चन, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। बढ़ते अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 23, एंड आई होप कि आप भी ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सही आंसर स्टिक किए होंगे। 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉल्व करते हैं, एंड इसके भी आंसर सही निकालेंगे आप। चलिए ट्राई कीजिए भैया एक बार फटाफट से। कह रहे हैं किसी तरल के 1 लीटर आयतन 1.0 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर का दाबांतर लगाया जाता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप इसके आयतन 0.4 क्यूबिक सेंटीमीटर का परिवर्तन हो जाता है। तरल का आयतन प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात करनी है। तो भैया सिंपली ना, यहां पर क्या गिवन है 1 लीटर, तो इसको आयतन में रख लेते हैं जरा, हम आयतन के रूप में लिखते हैं, आयतन कितना होगा V। तो जो आयतन है ना, 1 लीटर आयतन का मतलब होता है भैया कि 10 टू द पावर -3 क्यूबिक मीटर। क्या कहते हैं, 10 टू द पावर -3 क्यूबिक मीटर। अब यहां पर हमारे पास में गिवन है कि दाबांतर का मतलब क्या भाई, डेल पी गिवन है। डेल पी कितना गिवन है, 1 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, मतलब 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। 1 का क्या ही मतलब। परिणाम स्वरूप इसके आयतन में परिवर्तन हो जाता है, मतलब आयतन में परिवर्तन का मतलब है डेल वी गिवन है 0.4 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या गिवन है, 0.4 क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा एक काम करते हैं, इस चीज को भी स्टैंडर्ड में चेंज करना पड़ेगा। तो 0.4 इंटू 10 टू द पावर -2 का क्यूब, भाई ऐसे ही क्यूबिक चेंज करेंगे, क्यूबिक मीटर, तो मतलब 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 क्यूबिक मीटर। एक बात और ध्यान में रखेंगे, डेल वी बनाने के लिए जैसे कि मैंने यहां पर क्या लिया है भाई,
क्यूबिक मीटर लिया है, आप सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं क्योंकि ये गिवन था सेंटीमीटर में। आप बोलोगे कि नहीं स्टैंडर्ड में क्यों नहीं, तो भैया ये रेशियो बनने वाला है ना, ये कटने वाला है, तो जब रेशियो ही बनना है तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों की यूनिट सेम होने से मतलब है बस। चाहे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कर दीजिए, किसको, इस v को और डेल v को, ये तो स्टैंडर्ड में ही रहेगा, डेल p नहीं करना है ना, v और डेल v को चेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि भैया वो यूनिटलेस है ना। देखिए ना, मैं कहता हूं कि यहां पर हमसे मांग रहे थे कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक दीजिए, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की जब आप बात करेंगे, के की अगर अपन बात करें तो कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा बनेगा प्रतिबल, है ना, प्रतिबल बटा विकृति, ठीक है। तो अभिलंब प्रतिबल बटा में ये क्या होता है, अभिलंब प्रतिबल बटा में आयतन विकृति, ये अभिलंब प्रतिबल को ही हम क्या कहते हैं, दाबांतर, अपॉन में आयतन विकृति, मतलब ये डेल वी अपॉन में वी, और ये कितना डेल पी। अब सब कुछ गिवन है क्या, तो देखिए ना, के इक्वल्स टू कितना है, डेल पी वी अपॉन में डेल वी, डेल पी वी अपॉन में डेल वी। अब डेल पी की वैल्यू गिवन है 10⁻7, सीधे ना, अब 1 नहीं लिखूंगा ना भैया, चलेगा ना, 10⁻7, ठीक है। v की वैल्यू 10⁻3, ये 10⁻3। अच्छा, नीचे कितना गिवन है भैया, डेल v कितना है, तो 0.4 इंटू 10⁻6, 0.4 इंटू 10⁻6। तो एक काम करते हैं ना, 1/0.4, मतलब ये 10/4 कर देता हूं, और 10 की पावर को अलग से सॉल्व कर लेता हूं। 10 की पावर 7 में से 3 गया, कितना बचेगा 4, और नीचे से -6 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा प्लस। तो देखिए 10 की पावर प्लस का 4 और नीचे से 10 की पावर -6 गया, प्लस हो गया, ये 10/4 है, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2.5 इंटू 10⁻, कितना 10, ये मिल गया के की वैल्यू। और यूनिट क्या रहती है भाई, तो वही जो प्रतिबल वाली रहती है, वही जो दाबांतर की रहेगी, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो आंसर दिख रहा है क्या कहीं पे, 2.5 इंटू 10⁻10, बिल्कुल ए ऑप्शन दिख रहा है, 2.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। तो A1 ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक, चलेगा चलेगा चलेगा, दौड़ेगा भागेगा। चलो भैया, तो अगले सवाल पे बढ़ लिया जा, बढ़ते हैं हम 24वें सवाल पे, फटाफट से इसको ऑल सोल्व करते हैं। देखिए ना, इस्पात के एक तार, यंग मॉडुलस गिवन है 2 इंटू 10⁻11, याद भी हो गया होगा ना अब तक, तो इस्पात के लिए 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर का परिच्छेद क्षेत्रफल 0.1 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसकी लंबाई को दोगुना करने के लिए आवश्यक बल कितना होगा। आपको क्या करना है, इसकी जो लंबाई है इसको दोगुना करना है, दोगुना करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो देखिए ना, अगर मैं यहां पर कहता हूं लंबाई डबल करने का क्या मतलब है, तो जरा समझते हैं ना। देखिए, थोड़े से थ्योरेटिकल बात करूंगा, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, है ना। लंबाई दोगुना करने पर क्या कह रहे हैं भाई, लंबाई दोगुना कब होगा, तो मतलब कहता हूं कि लंबाई में परिवर्तन जो है वो बराबर हो जाएगा। लंबाई दोगुना का मतलब यही है भैया, बस यही चीज लिख लेने दीजिए, बस क्या, लंबाई में परिवर्तन जो होगा उसके वास्तविक लंबाई के बराबर हो जाए, तभी तो डबल हुआ ना। जितना लेंथ ऑफ वायर था उतना ही और खींच दिया तो लेंथ डबल हो गई। तो कहते हैं लंबाई में परिवर्तन बराबर प्रारंभिक लंबाई, जो उसकी प्रारंभिक लंबाई थी उसके बराबर आपको खींच करके करना है। अगर आपने लंबाई में परिवर्तन को प्रारंभिक लंबाई के बराबर किया हुआ है तो इसका सीधा मतलब हो गया कि भैया आपने डेल एल को बराबर कर दिया अपने ओरिजिनल लेंथ से। तो अभी चलिए हम बात करते हैं, तो विकृति कितनी निकलेगी। विकृति कहते हैं कि चेंज इन लेंथ, यानी लंबाई में परिवर्तन। मैं एक सेंटेंस में भी खत्म करूंगा इसको, बस आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन तो कर लूं, फिर उसके बाद एक सेंटेंस में इसका आंसर बनेगा, है ना। लंबाई में परिवर्तन बटा में वास्तविक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन कितना भैया, तो डेल एल अपॉन वास्तविक लंबाई एल, ये भी कितना हो चुका है एल, ये भी एल, कितना मिलेगा 1, मतलब विकृति कितनी हो गई 1। अब चलिए करते हैं बात किसकी, तो मैं कहता हूं कि यहां पर मेरे से कह रहे हैं ना कि आवश्यक बल बताइए, किसकी बात करें, आवश्यक बल बताइए। तो देखिए
यंग मॉड्यूलस में बल बटा में क्षेत्रफल बटा में विकृति, बल बटा में क्षेत्रफल बटा में विकृति। अच्छा, अगर ये है तो चूंकि विकृति अगर, ध्यान से समझिएगा, विकृति अगर एक हो गई तो मुझे समझ में आता है कि बल बटा में क्षेत्रफल इसके बराबर हो जाएगा। ये बल बटा में, अच्छा इसको प्रतिबल लिखता हूं थोड़ी देर के लिए, अच्छा लगेगा। प्रतिबल बटा में विकृति होती है, तो ये जो गामा जो होता है वो प्रतिबल के बराबर होता है। अब आप बोलोगे अरे ये तो सुना सुना सा लग रहा है, ये तो डेफिनेशन थी ना हमारे यंग मॉड्यूलस की। यंग मॉड्यूलस की डेफिनेशन हम क्या लिखते थे यंग प्रत्यास्थ गुणांक की, कि भाई ये एकांक परिच्छेद वाले क्षेत्रफल के लेंथ को डबल करने के लिए आवश्यक जो बल की मात्रा होगी उसी को यंग मॉड्यूलस कहते हैं। लेंथ को कितना करना है भैया, जस्ट बराबर बढ़ानी है, मतलब लंबाई को दोगुना करने के लिए जितने प्रतिबल की आवश्यकता होगी उसी को यंग मॉड्यूलस कहते हैं। हो गई बात खत्म। अब मेरे से मांग रहे हैं वो प्रतिबल नहीं, वो मांग रहे हैं मेरे से बल। तो ये स्टेटमेंट अगर याद रही कि विकृति अगर 1 के बराबर हुई, विकृति 1 के बराबर मतलब लंबाई में उतना ही परिवर्तन कर रहे जितनी उसकी ओरिजिनल लंबाई थी, ऐसे ही क्वेश्चन होगा। दोगुना करने की जैसी बात करेंगे इसका मतलब समझ लीजिएगा विकृति 1 है। कितनी है विकृति भाई, 1। ठीक, तो उस समय यंग मॉड्यूलस हमारे प्रतिबल के बराबर हो जाती है। अब प्रतिबल क्या होता है भाई, तो गामा इक्वल्स टू प्रतिबल जो होता है वो होता है बल बटा में क्षेत्रफल। ये होता है बल बटा में क्षेत्रफल। अब मेरे से बल मांगे थे ना, तो बल इक्वल्स टू हो गया भैया गामा इंटू क्षेत्रफल। बस इतना ही आपको इसमें मेहनत करनी थी। क्षेत्रफल लीजिए, गामा की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर 11, 2 इंटू 10 टू द पावर 11, और क्षेत्रफल की वैल्यू है 0.1। कितना, 0.1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 0.1 स्क्वायर सेंटीमीटर को अगर मीटर में ले चलेंगे, मैं यहीं पे लिख देता हूं 0.1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 0.1 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर मीटर, यानी 0.1 इंटू 10 टू द पावर -4, 0.1 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 10 टू द पावर -4। एक काम करिए, 2 को तो ऐसे ही रखिए, ये 0.1 मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 0.1 को, नीचे 10 आता है ना, ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1, मतलब ये 10 टू द पावर -5 है, यानी 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर -5। अब 6 5 11 होता है भाई, तो कितना आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन। ये आ गया हमारा फोर्स 2 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन। आंसर में दिख रहा है क्या कहीं पे, बिल्कुल दिख रहा है, डी ऑप्शन, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन। आसान है, चेक करता है, बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए ये स्टेटमेंट याद रखिएगा भैया, यहां पर इसके पीछे गेम होने वाला है ना। कहीं पे चल करके आपसे प्रतिबल मांग लिया ना, तो आप तो इतना टाइम भी नहीं लगाओगे, प्रतिबल देखते के साथ में ही आपको क्या करना होगा, आपको आंसर मार्क करना होगा, क्योंकि प्रतिबल गामा के बराबर होगा। चलिए अब बात करते हैं, एक आर त्रिज्या L लंबाई के स्टील के तार को F बल पर खींचने पर उसकी लंबाई में डेल L वृद्धि होती है। यदि उसी स्टील के अन्य तार को जिसकी त्रिज्या 2r हो, लेंथ 2l हो, 2F बल से खींचा जावे तो लंबाई में वृद्धि कितनी होगी। देखिए ना, R है, L है और F बल लगाया जा रहा है, तो लंबाई में वृद्धि डेल L हो रही है। तो एक काम करते हैं ना, सेम मटेरियल की बात करें, उसी स्टील के तार को, इसका मतलब यंग मॉड्यूलस कैसा भैया, सेम है। दोनों तारों के लिए, दोनों तार, चूंकि मैं ये लिख रहा हूं ऐसे सिर्फ और सिर्फ आपको समझ लेना है ना, दोनों तार स्टील के बने हैं, अर्थात यंग मापांक समान होगा। ठीक है, तो यंग मापांक होता क्या है भाई, तो ये होता है हमारा, जिस टर्म में दिया उसी टर्म में हम लिखने की कोशिश करेंगे, एफ एल अपॉन ए डेल एल, है ना। अब ए डेल एल की जब बात हो रही है, ठीक, तो इन्होंने स्मॉल में दिया है, स्मॉल में ले लेता हूं मैं, ये चल रहा भैया। एरिया को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल एल। अब ठीक है,
अब क्या करना, डेल एल के टर्म में इस टर्म को पूरे को लिखिए, तो डेल एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर गामा। अब चूंकि यहां पर पाई और ये जो गामा है ये दोनों कैसे नियत है, अगर ये दोनों कांस्टेंट है इसका मतलब डेल एल जो है ये समानुपाती हो गया एफ एल अपॉन में आर स्क्वायर के, एफ एल अपॉन में आर स्क्वायर के। अब हो गई ना बात खत्म। चलिए करके देखते हैं। तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एफ वन एल वन अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, ट्वाइस ऑफ एफ ट्वाइस ऑफ एल अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 L1 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ आर का स्क्वायर। ठीक है, और 1 2 भी क्या ही करें। चलिए तो ये क्या बन गया भाई, ये 4FL अपॉन 4R स्क्वायर, ये कैंसिल हुए है ना, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये किसके बराबर है भैया, तो F1 L1 अपॉन R1 कर लेता हूं अपॉन R1 स्क्वायर, ये बराबर हो गया किसके भाई, तो FL अपॉन R स्क्वायर के। अर्थात ये किसकी वैल्यू थी, ये डेल L1 की वैल्यू थी, ये किसकी वैल्यू हो गई, तो ये डेल L की वैल्यू हो गई। मतलब ये L1 जो है वो L के बराबर हो जाएगा, है ना। लंबाई में वृद्धि होती है तो खींचा जाए तो लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, तो भैया उतनी होगी जितनी पहले थी, है ना। अर्थात समान वृद्धि होगी। चेंज इन लेंथ कैसा मिलने वाला, सेम, कितना मिलने वाला, डेल एल। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, देखते हैं, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 26 पे। यहां कह रहे हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के का विमीय सूत्र क्या होगा। अरे भैया प्रत्यास्थता गुणांक जितने भी थे, है ना, प्रत्यास्थता गुणांक जितने भी थे सबके लिए आप याद रख लीजिए ये होता क्या है प्रत्यास्थता गुणांक। तो मुझे क्लियर है कि प्रत्यास्थता गुणांक जो है ये होता है हमारा प्रतिबल बटा में विकृति, और विकृति की तो कोई यूनिट होती नहीं है ना, ये विकृति की कोई यूनिट होती नहीं है, ये मात्रकहीन है, इसके पास कोई मात्रक नहीं है। कारण भाई क्योंकि ये रेशियो होता है ना, तो बचा कौन, प्रतिबल। अब प्रतिबल क्या होता है, तो ये होता है बल बटा में क्षेत्रफल। अब ये बल बटा में क्षेत्रफल होता है, बल की यूनिट होती है भैया, डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT-2, और क्षेत्रफल है तो L2 अगर ऊपर जाएगा एक L कंपनसेट होगा, मतलब क्या बचेगा, ML-1T-2, ML-1T-2, और ये सब में सेम होता है ना। अगर इसके मात्रक की और बात कर लूं तो मात्रक देखिए ना, बल की है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, तो ये चाहे हमारा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हो, ठीक है, यंग मापांक हो, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, है ना, तीनों ही जगहों पर इसकी डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट सेम होती है, दृढ़ता गुणांक में भी, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक में भी, और हमारे यंग मॉडुलस में भी। आंसर क्या दिख रहा है भाई, ML-1T-2, ए ऑप्शन। हालांकि अब तक तो ये आपको याद हो चुका है, बट स्टिल चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे। सवाल नंबर 27 कह रहे हैं जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो लगाए गए बल की दिशा में प्रति एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। ये तो डेफिनेशन है, क्या आपने एक बाह्य बल लगाया है और लगाए गए बल की दिशा में प्रति एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को कौन सी विकृति कहते हैं। क्या अनुदैर्ध्य है, आयतन है, अपरूपण है, पार्श्विक है। तो भैया ये तो लेंथ में चेंज है ना, यानी अनुदैर्ध्य विकृति है। लेंथ में चेंज होता है मतलब अनुदैर्ध्य विकृति। ये वाली केस चल रही है। ये एक रॉड है, मैंने इसके ऊपर mg फोर्स लगाया, तो लगाए गए बल के दिशा में ही इसकी लेंथ में ये मुझे बढ़ोतरी मिल गई, यानी ये डेल एल चेंज हो गया। ये ओरिजिनली जो था वो एल लेंथ था, तो लगाए गए बल की दिशा में ही जो विकृति होती है इसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति। लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं कि 10 घन सेंटीमीटर तांबे से 2 मीटर लंबा एक तार बनाया गया। ठीक है,
एफ लगाने पर, बल का मान एफ लगाने पर इसकी लंबाई 2 mm बढ़ जाती है। तांबे के उतने ही आयतन से 8 मीटर दूसरा लंबा तार बनाया गया, इस पर भी एफ बल लगाया जाएगा तो इसकी लंबाई कितनी बढ़ेगी? ठीक है, यहां पे थोड़ी बहुत मेहनत पड़ेगी, मुझे लग रहा है क्या? नहीं, चलिए 10 घन सेंटीमीटर, मतलब मुझे क्या दिया गया? डेल वी। डेल वी क्या? वी दिया है। आयतन दिया गया भैया वी, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब भाई मीटर में चेंज करने के लिए मुझे इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का क्यूब, क्यूबिक मीटर में, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर -6, है ना? 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 10 टू द पावर -5 क्यूबिक मीटर। नीचे लिखता हूं, v कितना हो गया? 10 टू द पावर -5 क्यूबिक मीटर। ठीक है, F बल लगाने पर इसकी लंबाई 2 mm बढ़ जाती है। लेंथ में जो चेंज आ रहा है, लंबाई बढ़ी हुई, लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो है 2 mm, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ठीक है, और तार है 2 मीटर लंबा, मतलब L जो है वो है 2 मीटर। ठीक है, इसको L1 कह लेता हूं, इसको भी L1 कह लेता हूं। ऐसा तांबे के उतने ही आयतन को, मतलब वॉल्यूम सेम रखनी है, 8 मीटर लंबा दूसरा तार बनाया गया है, यानी L2 जो है वो है भैया कितना? 8 मीटर। ठीक है, L2 8 मीटर है, तो इस पर लगाया गया बल कितनी लंबाई को बढ़ाएगा? मतलब हमसे मांगा जा रहा है कि डेल L2 बता दीजिए कितना हो जाएगा। क्या मांग रहे? डेल L2 बता दीजिए कितना होगा। ठीक है, तो क्या काम कर ले भाई, अगर दोनों ही क्वेश्चंस में देखें तो समान मटेरियल से बने हैं। समान मटेरियल से बने होने का मतलब क्या है कि रिलेशनशिप फाइंड करना आसान हो जाएगा। क्या है देखिए, तांबे के लिए यंग मापांक जो रहेगा वो कैसा रहेगा भैया? यंग मापांक समान रहेगा, समान रहेगा। एफ जो है ये भी कैसा भैया? समान है, मतलब मैं कह सकता हूं ये दोनों कैसे? कांस्टेंट है। अगर ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो यंग मॉडुलस क्या कहते हैं भैया? ये कहते हैं एफ, ठीक है, एल अपॉन ए डेल एल। अब यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये जो हमें यहां पर एरिया देखने को मिल रहा है उसको अगर मैं चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम के टर्म्स में? देखिए कैसे, आगे इधर बात कर लेता हूं। क्षेत्रफल बराबर या आयतन बराबर लिख लीजिए, आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल इंटू लंबाई। क्या होता है? क्षेत्रफल इंटू लंबाई। अब मुझे चाहिए क्या? सिर्फ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? आयतन बटा में लंबाई। क्या हो जाएगा? आयतन बटा में लंबाई। ठीक है, तो इस क्षेत्रफल की जगह पे अगर मैं आयतन बटा में लंबाई लिखता हूं, यानी एरिया की जगह पे मैं लिखता हूं v अपॉन में l, तो रख करके देखिए, यहां पर रख करके देखिए, एफ एल अपॉन में एरिया की जगह पे v अपॉन l डेल l, मतलब एफ एल स्क्वायर अपॉन में v डेल l बन जाएगा। एफ एल स्क्वायर अपॉन में v डेल l, मतलब इसके बाद यहां पर करता हूं मैं, जरा देखिए क्या बन गया। तो ये मुझे मिल गया है गामा इक्वल्स टू एफ एल स्क्वायर अपॉन में v डेल l। मुझे रिलेशनशिप किसके लिए चाहिए? डेल के लिए, ठीक है ना। तो जो कांस्टेंट्स है उनको उड़ा देते हैं, जो नियतांक है उनको उड़ाते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए गामा अपॉन में एफ इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर वी डेल एल। ये पूरा कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब हो गया भाई हमारा कि एल स्क्वायर अपॉन में वी डेल एल, इसको L1 L1 V1 मान लेते हैं, V तो कॉमन ही है तो सेम कर देते हैं, बराबर अतः L2 का स्क्वायर अपॉन में V डेल L2, यही बनेगा, क्योंकि वो सामने वाला टर्म तो कांस्टेंट था, तो कंपेयर कर दिया। अब क्या करना है भैया? जब कंपेयर हो ही गया है तो रखते हैं वैल्यू। L1 की वैल्यू 2 मीटर, तो ये 2 का स्क्वायर।
अपॉन v तो सेम रहने वाला 10 इंटू 10 टू द, अच्छा v अगर सेम ही है तो काट देते हैं ना, ये v से v को भी कैंसिल ही करते हैं ना, बात ही खत्म। डेल L1 की बात करते हैं, डेल L1 कितना होगा, तो डेल L1 यहां पर गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर -3, क्या वॉल्यूम भी सेम ही है। आगे L2 स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर अपॉन में डेल L2 मुझे चाहिए, हो गई ना बात खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर, ये कितना हो जाएगा भाई, 2 2 ना 4, मतलब डेल L2 बराबर 16 गुणे 2 गुणे 10 की पावर -3, सॉरी 64 है ना, 68 64 भाई, 64 गुणे 2 गुणे 10 की पावर -3, और ये 2 टू द पावर 2 मतलब 4 नीचे, तो ये हो जाएगा कितना, 16 चौके 64, ठीक है। डेल L2 इज इक्वल टू 64 दूनी 16 दूनी 32 इंटू 10 टू द पावर -3, 32 इंटू 10 टू द पावर -3 क्यूबिक मीटर। अगर इसको -3 को अगर मैं आगे की तरफ शिफ्ट कर दूं, ठीक है ना, अगर मैं इसको माइनस को आगे की तरफ अगर शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या ऑप्शन मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 3.2, डेल L2 कितना 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है 3.2 सेंटीमीटर। चलिए क्लियर हो गई यहां पर भी बात, ठीक है। चलिए भैया अगले सवाल में आते हैं, सवाल नंबर 29, प्रतिबल की विमाएं वही होगी जो कि, प्रतिबल की क्या विमा होगी भाई, तो मैं कहता हूं प्रतिबल की विमा वही होगी जो कि दाब की विमा होगी, क्योंकि दाब भी क्या होता है, बल बटा में लंबवत क्षेत्रफल होता है, लेकिन होता तो बल बटा में क्षेत्रफल ही है ना, तो इसकी विमा उसके बराबर ही हो जाएगी। बल आघूर्ण की अगर आप बात करते हैं तो बल गुणे लंबवत दूरी होती है, तो ये तो नहीं है भैया। बल की अगर बात करते हैं तो ये तो बेस ही बन गई, कार्य की बात करते हैं तो बल इंटू विस्थापन, और बल की अगर बात कर ही रहे हैं तो द्रव्यमान इंटू त्वरण लिख ही देता हूं ना। प्रतिबल की अगर आप बात करते हैं तो ये होता है बल बटा में क्षेत्रफल। अब देख लीजिए जिसका फॉर्मूला मैच हो रहा होगा उसकी विमाएं भी मैच होगी, ठीक है ना। इसकी अगर आप बात करते हैं तो ये क्या लिखेंगे, MLT-2। इसकी अगर बात करते हैं तो ML2T-2, भाई इसमें लेंथ एक और मल्टीप्लाई होकर के आ गया। इसकी अगर आप बात करते हैं तो ये कितना होगा, ML-1T-2, और अगर यहां पर बात करते हैं वर्क डन की, ठीक है, तो ये भी होता है ML2T-2, क्योंकि बलाघूर्ण और कार्य जो है ये सेम दिखते हैं, बलाघूर्ण और कार्य सेम दिखेंगे, ठीक। चलिए दाब और प्रतिबल सेम दिखता है, तो ध्यान रखेंगे। आंसर क्या है भैया इसका, इसका आंसर है सी, दाब के बराबर होता है, ठीक है ना। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 30 पे। यहां क्या है, कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, आणविक परतों को एक दूसरे पर संपीड़ित या विस्तार करने की तुलना में इन्हें एक दूसरे पर सरकाना अधिक आसान होता है। मतलब कह रहे हैं कि आणविक जो परतें हैं उनको एक दूसरे पर संपीड़ित करना है या फिर खींच करके विस्तार करना उससे आसान है कि उसके ऊपर सरकाया जा सके, ठीक है। गलत पता करनी है ना। आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का व्युत्क्रम संपीड्यता होती है, ये तो बात सही लग रही है, होती भी है ना। एक छोटी छड़ की तुलना में एक लंबी छड़ को मरोड़ना अधिक कठिन होता है, यही कुछ मिस्टेक लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान लंबाई और समान द्रव्यमान की एक खोखली छड़ का बंकन सामर्थ्य ठोस छड़ की तुलना में अधिक होता है। तो भैया बात तो क्लियर है, यही वाली गड़बड़ है, सी बस। क्या एक छोटी छड़ की तुलना में एक लंबी छड़ को मोड़ना अधिक कठिन होता है? नहीं, लंबी छड़ को मोड़ना आसान होता है, छोटे छड़ को मोड़ना आपको ज्यादा मेहनत वाला काम होगा, है ना। वहां पे अगर आप टॉर्क प्रोड्यूस कर, देखिए मरोड़ना है मतलब क्या भाई, टॉर्क प्रोड्यूस करनी है, और टॉर्क जो होता है बल इंटू लंबवत दूरी होती है। लंबवत दूरी जितना ज्यादा होगी, जिस एक्सिस के अबाउट आप उसको घुमा रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, उससे जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना कम बल लगाना पड़ेगा। तो छोटा रॉड होगा तो उसको मोड़ना आसान नहीं होगा, वो मेहनत का। आप नॉर्मली देख लीजिए, एक छोटा सा इतना बड़ा सा किल देता हूं उसको ऐसा मोड़ने के लिए, वो तो बहुत मेहनत का काम। एक इतना बड़ा सा रॉड दे रहा हूं उसको मोड़ने के लिए कहूं तो वो आप इजीली मोड़ देंगे, क्योंकि क्या होगा उसमें जिस एक्सिस के अबाउट आपको मान लीजिए इसके अबाउट मोड़ना है, तो इसको मोड़ने के लिए आपको है ना लेंथ ज्यादा मिलेगी तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी।
तो इसलिए यही गड़बड़ है भाई, बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी पूरे ऑप्शंस ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 31। नियत तापमान पर आदर्श वायु का प्रत्यास्थ आयतन मापांक। नियत तापमान पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, आदर्श वायु का प्रत्यास्थ आयतन मापांक जो है वायु के आयतन V के बराबर होगा, वायु के दाब P के बराबर होगा, ठीक है, या P/2 होगा, या फिर मापा नहीं जा सकता। तो देखिए ना, नियत तापमान टेम्परेचर अगर सेम है ना, तो जो उसका प्रेशर होता है उसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आदर्श वायु का प्रत्यास्थ आयतन मापांक निकालने की बात कर रहे हैं। तो हम ऐसा कहते हैं कि भैया ये आपको इसका वॉल्यूम चेंज करके इसकी वैल्यू कितनी लेनी है, 1 के बराबर। आदर्श है ना, और टेम्परेचर नियत है, तो भैया डेल V अपॉन में V की वैल्यू जब 1 हो गई तो ये K किसके बराबर होगा, डेल P के बराबर होगा, मतलब चेंज इन प्रेशर के बराबर होगा, यानी वायु के दाब के P के बराबर होगा। ठीक है, चलिए ये तो सीधे डेफिनेशन ही है। यहां पे बात करते हैं, यहां कह रहे हैं कि R त्रिज्या व A अनुप्रस्थ काट वाली एक स्टील का वलय, स्टील की वलय को R त्रिज्या की एक लकड़ी की एक डिस्क R में फिट किया गया। यदि यंग गुणांक E है तो वह बल जिससे स्टील की वलय में प्रसार होगा, इसकी बात करनी है। तो ये देखिए ना, ये कैसा हो रहा है, R त्रिज्या व A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाली एक स्टील की वलय है, ये एक वलय है ना, एक रिंग है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या R है, ठीक है, और R त्रिज्या की लकड़ी की एक डिस्क, कैपिटल R जो है वो बड़ा है, मतलब लकड़ी की बड़ी है, R में फिट किया गया है, ठीक है, ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, ये लकड़ी का है और ये स्टील की है, ठीक है, यहां पे ये गिवन है कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r, इसी से पता चला। ठीक है, यंग मापांक जो यंग मॉडुलस है उसकी बात कर रहे हैं कि उसको E लिखना है, मतलब जो हमने प्रत्यास्थ गुणांक की बात करी थी, है ना, हुक्स लॉ में, सीधे सीधे जिससे स्टील के वलय में प्रसार होगा, ठीक है, वह बल ज्ञात करना, मतलब आपको ज्ञात करनी है भैया फोर्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, फोर्स की वैल्यू। तो इसको ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान सा काम है भाई, एक काम करते हैं ना, हम इसके लिए लिखना प्रारंभ करते हैं फोर्स की वैल्यू। तो देखिए ना, यंग मापांक इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, डेल एल अपॉन में एल। ठीक, तो यहां से अगर हमसे मांगा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, एफ के बारे में, तो एफ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, गामा ए डेल एल अपॉन में एल। अब चूंकि इन्होंने कहा कि जो है ना गामा जो मतलब यंग मॉडुलस है वो ई के बराबर है, तो उसको ई रख दीजिए, मतलब एफ इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, ई ए डेल एल अपॉन में एल, ई ए डेल एल अपॉन में एल। अब ए की बात कर लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं जरा ई की बात करिए, एफ इज इक्वल्स टू ई डेल एल अपॉन में एल, ठीक है। अब एल की भी अगर हम बात करते हैं तो स्टील का वलय है, मतलब इसको अगर हम चाहते हैं इसकी लेंथ, तो मैं 2 पाई आर लिख सकता हूं क्या, इसको कैसा लिख सकते हैं, 2 पाई आर लिख सकते हैं, एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं, या एरिया को यही छोड़ते हैं। चलिए डेल एल और एल की बात कर लेता हूं मैं यहां पे अलग से। तो देखिए डेल एल की अगर आप बात करते हैं तो डेल एल भैया ये वाली रिंग की बात हो रही है, तो ये हो जाएगी कितने, 2 पाई आर माइनस आर। और अगर आप बात करें एल की तो ये कितनी होगी, 2 पाई इनसाइड वाले की बात कर रहे हैं तो भैया 2 पाई आर हो जाएगा। चेंज इन लेंथ के लिए यही तो करेंगे। तो भैया ए एरिया को रखना ही है, इसलिए इसको पाई आर स्क्वायर में चेंज नहीं कर रहा हूं। तो ये देखिए जरा फॉर्मूला, ई ही है, ए ही है, डेल एल और एल की बात करनी है तो डेल एल की जगह पे रखिए, कितना होगा, 2 पाई आर माइनस आर अपॉन, नीचे कितना करना भैया, एल मतलब 2 पाई आर, कितना होगा, 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, फोर्स कितना बचा, ई ए आर माइनस आर अपॉन में स्मॉल आर, ई ए आर माइनस आर अपॉन में स्मॉल आर। दिख रहा है क्या कुछ ऑप्शन, ए ई आर माइनस आर अपॉन में स्मॉल आर, बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन देखिए, है ना, क्लियर हो गई होगी बात। ठीक, चलिए चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है।
अगले सवाल पे बढ़ते बढ़ते हम 33वें नंबर प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 33 कह रहे हैं कि यदि 2 सेंटीमीटर व्यास की एक छड़ को तोड़ने के लिए, है ना, मतलब इसका त्रोटन बिंदु है भैया, टूट रहा है इतने पे जाकर के, 2 × 10⁵ न्यूटन का बल चाहिए, तो उसी पदार्थ से बनी 1 सेंटीमीटर व्यास की छड़ को तोड़ने के लिए कितना बल चाहिए? ठीक है ना, मतलब त्रोटन बिंदु देखिए 2 सेंटीमीटर व्यास की छड़ के लिए तोड़ने के लिए जब ये बल चाहिए, ठीक, तो उतने को ही तोड़ने के लिए कितना बल चाहिए? तो भैया इसके लिए तो सीधा सिंपली हम कर लेते हैं इसको सॉल्व, ठीक है ना, एंड क्लियरली निकल जाएगा इसका आंसर। तो क्या काम करना भाई, तो सिंपली कह रहे हैं कि जो फोर्स लगने वाला है, ठीक है ना, जो फोर्स लगने वाला है त्रोटन बिंदु के लिए, त्रोटन बिंदु, त्रोटन के लिए सीधा बल जो होता है वो समानुपाती होता है किसके भाई? तो इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। कैसे पता? तो ये देखिए ना, प्रतिबल जो था हमारा, प्रतिबल जो था हमारा, ये होता ही हमारा बल बटा में क्षेत्रफल। अब हमने कह दिया प्रतिबल जो है ये स्थिरांक है, ये कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा है। क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि मटेरियल सेम है ना, तो मटेरियल सेम है, तो मतलब बल बराबर, बल समानुपाती हो जाएगा किसके? क्षेत्रफल के। बस इतनी सी तो बात करनी थी, बस इतनी सी बात करनी थी, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा यहां से? तो अगर मैं इसी तरीके से लिखता हूं तो F1 F प्रोपोर्शनल टू A हो चुका है, F प्रोपोर्शनल टू πr² हो चुका है अल्टीमेटली। क्या कुछ ऐसा ही कुछ दिया है इन्होंने? हाँ, ठीक है। 1 सेंटीमीटर व्यास की बात कर रहे हैं, तो यहां पर लिख सकता हूं मैं कि देखिए F1 जब F2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो मैं ऐसा कह देता हूं F1 अपॉन में F2 बराबर किसके होगा भाई? तो ये πr1² अपॉन πr2² के बराबर है, यही ना, प्रोपोर्शनल है डायरेक्ट, तो ये होगा F1 अपॉन में F2 πr1² अपॉन में πr2²। अच्छा, तो यहां पर हमारे पास में F1 की वैल्यू दी गई है भाई, तोड़ने के लिए जो बल लग रहा है वो 2 × 10⁵ है। F2 मुझे निकालना है, पाई से पाई तो कैंसिल हो चुका है, पाई से पाई क्या हो चुका है? कैंसिल हो चुका है। R1 का स्क्वायर की बात करिए, ये इससे कैंसिल हो चुका है। R1 का स्क्वायर की बात कीजिए तो R1 मतलब यहां पर गिवन है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻² मीटर। R2 गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो मतलब 1 × 10⁻² मीटर। रख दीजिए, हो गई बात खत्म। 2 × 10⁻² का स्क्वायर अपॉन में 1, तो कोई बात ही नहीं है, 10⁻² का स्क्वायर, खत्म। ये कितना हो जाएगा? 2 × 10⁵ अपॉन में F2 इज इक्वल्स टू 2 × 2 = 4 इंटू 10⁻⁴, नीचे भी 10⁻⁴ आ रही है, तो खत्म हो गया 10⁻⁴, 10⁻⁴। तो F2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया भैया? तो ये आ गया 2 अपॉन में 4 इंटू 10⁵। 2 से अगर इसको कैंसिल करेंगे 1/2, 1/2 इंटू 10⁵, इसका मतलब क्या होता है? 0.5 इंटू 10⁵, ये आ गया F2 0.5 इंटू 10⁵ न्यूटन। लीजिए भैया, बन गया आंसर, है ना, 0.5 इंटू 10⁵ न्यूटन। आंसर चेक कर चुके थे अपन। तो भैया ये हो गया हमारा क्या? फोर्स जो कि रिक्वायर्ड होगा किसके लिए? अगर 1 सेंटीमीटर व्यास का तार है उसको तोड़ने के लिए। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यार, सीधे सीधे देखो। अब इसको याद रख लेना आप, ये 2 सेंटीमीटर का था तो 2 लगा था, आधा कर दिया तो ये भी कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं निकाल चुका हूं, इतना करने की भी जरूरत नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, आधा कर दिया ना उसका व्यास, तो भैया क्या हो जाएगा? आधा ही बचेगा। अच्छा, और तो छोड़िए, उनने व्यास दिया था, हमने तो एक और गड़बड़ी कर दी, है ना। उनने क्या दिया था? व्यास दिया था, हमने उसको रेडियस रख दिया। हालांकि इसका भी आधा करके रखते हैं, है ना। ये अल्टीमेटली दिया गया था, इसका अपॉन में 2 करना था, इसका भी अपॉन में 2 करना था। ठीक है, ये दोनों अपॉन में 2 होते क्योंकि डी गिवन था। यहां पर अपॉन में 2 रखते हैं, यहां पर अपॉन में 2, तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी सही है ना, नहीं तो कैलकुलेशन गलत दिखता ना। बट ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया मुझे जब ये पता लग गया था ना कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दैट मींस कि जब एरिया को हाफ किया तो फोर्स भी कैसा हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे आंसर। क्लियर है बात? बढ़ते हम अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 34 में। कह रहे यंग प्रत्यास्था गुणांक
आयतन प्रत्यास्थ गुणांक तथा दृढ़ता गुणांक में क्या संबंध होता है। तो ये तो भैया हमने है ना एक टेबल अलग से बनाई थी और आराम से इन सभी चीजों को याद किया था। यह जो यंग मॉडुलस है वो 9 टाइम्स ऑफ दृढ़ता गुणांक इंटू रेडियस अपॉन में दृढ़ता गुणांक प्लस 3 टाइम्स ऑफ हमारा आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, ठीक है, मतलब 9 ईटा आर अपॉन में ईटा प्लस 3k। क्लियर होगी बात। चलिए ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, इसमें कुछ करने की बात नहीं। अगले सवाल में आते हैं। कह रहे हैं समान लंबाई व समान पदार्थों के दो तार ए तथा बी है। लंबाई समान है, पदार्थ समान है। ए का क्षेत्रफल बी के क्षेत्रफल से अधिक है, मतलब एरिया ऑफ ए इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ बी। प्रारंभिक तनाव, शुरू में दोनों में जो तनाव है टी ए जो है वो किसके बराबर है, टी बी के, इसमें कोई अंतर नहीं है। यदि ताप में वृद्धि होती है, टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाता है तो फिर क्या होने वाला है भाई। तो क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, ये यही होना है कि टी ए में, इसमें जिसका एरिया ज्यादा है उसमें वृद्धि ज्यादा होगी, जिसका एरिया कम है उसमें वृद्धि कम होगी। मतलब टीए में टीबी से ज्यादा वृद्धि होने वाली है। पदार्थ सेम है, ठीक है, तो प्रसार गुणांक सेम हो गया। मतलब अब ए का क्षेत्रफल के ऊपर बात आई, ए के क्षेत्रफल अगर बी से ज्यादा है तो टेम्परेचर ए में ज्यादा, टेम्परेचर बी में कम। मतलब जो टेम्परेचर के कारण एक सेकंड, हाँ, ताप में वृद्धि होने के कारण जो इनके तनाव होंगे, तनाव ए में ज्यादा होगा, तनाव बी में कम होगा, ठीक है ना। चलिए यह भी क्लियर हो गया। अगले सवाल में आते हैं। सवाल नंबर 36 कह रहे हैं कि यदि प्रत्यास्था गुणांक वाले एक तार में x विकृति उत्पन्न की जाती है तो तार के पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा कितनी होगी। चलिए करते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्रति एकांक, ठीक है, U इक्वल्स टू हमें पता है कि हाफ ऑफ प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन होता है। अब प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन, इसका मतलब ही क्या कहना चाह रहे हैं भैया, तो कह रहे हैं प्रति एकांक आयतन का मतलब कि आयतन को आपको क्या रखना है, 1। तो मैं इसको डेल यू को स्मॉल यू लिख लेता हूं, है ना, 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति, आयतन तो 1 हो चुका है। अब भाई यहां पर प्रतिबल का तो कोई टर्म दिया ही नहीं है, प्रत्यास्था गुणांक है, तो एक काम करते हैं ना, प्रतिबल को रिप्लेस करके आते हैं प्रत्यास्था गुणांक से, यंग मॉडुलस है। तो प्रतिबल बराबर, या यंग मॉडुलस बराबर सीधे लिखता हूं मैं, यंग मापांक बराबर प्रतिबल बटा में विकृति। तो भैया यहां से प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यंग मापांक इंटू विकृति, मतलब यंग मापांक, यंग मॉडुलस इंटू विकृति, इसका मतलब क्या हो गया भाई, तो इसमें कह रहे हैं एक्स से डिनोट कर रहे हैं, तो प्रतिबल हो गया, है ना, गामा टाइम्स ऑफ एक्स। चलिए तो हाफ ऑफ प्रतिबल की जगह पे क्या लिखना है, यंग मापांक इंटू विकृति, और एक विकृति पहले से इंतजार में है, तो ये क्या हो गया, हाफ ऑफ यंग मापांक इंटू विकृति का स्क्वायर। मतलब ये हो गया प्रति एकांक आयतन पे हाफ ऑफ यंग मॉडुलस, मतलब गामा, और ये कितना हो जाएगा, ये इसको हटा दो तो कंफ्यूजन आएगी, है ना, हाफ यंग मॉडुलस इंटू एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ वाई एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ वाई एक्स स्क्वायर, डी ऑप्शन, हाफ ऑफ वाई एक्स स्क्वायर, है ना, क्लियर। चलिए अगले सवाल पे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 37 कह रहे हैं एक तार को ऊर्ध्वाधर लटकाकर इसके निचले सिरे पर 200 न्यूटन का भार लगाकर इसे खींचा जाता है। भार के कारण तार की लंबाई में 1 mm की वृद्धि हो जाती है, तो संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा बताइए। ठीक है, देखिए गिवन क्या क्या है भाई, यहां पर है हमारे पास में फोर्स, है ना, बल का मान हमारे पास में गिवन है 200 न्यूटन, ठीक है। भार के कारण तार की लंबाई में 1 mm की, मतलब इसकी जो लंबाई है यानी जो डेल एल है वो 1 mm है, मतलब 10⁻³ मीटर है, ठीक है। अब
तार में संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा, ठीक है, ठीक है, चलिए प्रत्यास्थ ऊर्जा की अगर आप बात करेंगे तो तारे में संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा उसके ऊपर किए गए कार्य के बराबर होती है भाई। तार को खींचने में किए गए कार्य के बराबर होगी। अब तार को खींचने में किया गया कार्य कितना होगा भाई? तो कार्य जो होता है वो होता है इस पे लगाया गया औसत बल इंटू लंबाई में वृद्धि। ये बिल्कुल उस जगह से चल रहे हैं जहां पर हमने संचित ऊर्जा जो इंटरनल एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी, उसकी डेरिवेशन करनी शुरू की थी। तो हमने ये कहा था कि जो एफ एवरेज होगा, फोर्स जो होगा, औसत बल जो होगा, शुरू में तो कुछ भी बल नहीं लगा, बाद में आपने एक एफ फोर्स लगाया डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितना? एफ अपॉन में 2। तो कार्य कितना होगा? कार्य में कह रहे हैं औसत बल इंटू लंबाई में वृद्धि। औसत बल कितना आया? ये आया एफ अपॉन में 2 इंटू लंबाई में वृद्धि कितनी? डेल एल। तो 1 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ एफ इंटू डेल एल, ये फॉर्म बनता है। 1 अपॉन 2 इंटू 200 इंटू डेल एल की बात करें तो 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3। 2 से काट दीजिए, 100 बार में कट गया। 3 डेसिमल पॉइंट इधर खिसकेगा, मतलब 0.1 जूल। क्या बन गया भैया? किया गया जो कार्य है वो कितना आएगा? 0.1 जूल। चलो भैया, आपने भी आंसर यही लेकर के आया है तो बिल्कुल सही बात है ना? 0.1 जूल ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, डी ऑप्शन, डी इज द करेक्ट वन। चलेगा ना? चलेगा, चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा। आओ भैया बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 38 कहने ऊपरी सिरे पर बद्ध किसी तार पर एफ बल आरोपित करने पर उसकी लंबाई एल में वृद्धि होती है। तार को खींचने में किया गया कार्य, अभी तो किया, क्या किया? तो ये किया ना, किया गया कार्य। अभी जस्ट जो आंसर किया हमने, क्या? एफ एल अपॉन में 2। आप बोलोगे किधर किया? इधर किया भैया, लो आ जाओ। इसके लिए भी आंसर सेम, बस कहानी क्या करना है, ये उड़ा देते हैं भाई, यहां पे कोई डेटा थोड़ी दिया है। अच्छा, ये उड़ा दिया तो ठीक है, ये और उड़ा देते हैं, लो बन गया इसका आंसर। कार्य कितना होगा भाई? प्रत्यास्थ ऊर्जा जो होती है तार को खींचने में किए गए कार्य के बराबर होती है, मतलब कार्य जो होता है औसत बल इंटू लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि को डेल एल से हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या एल से इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो यहां पे जैसे जो गिवन है ये एल गिवन है, तो फाइनल रिजल्टेंट क्या दिख रहा है? कार्य बराबर बल 1 अपॉन में 2 एफ टाइम्स ऑफ एल। खत्म। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। जो आपको इनिशियली मैं कह रहा था कि भैया हम एमसीक्यूज क्वेश्चंस को कर ही क्यों रहे हैं, क्यों करना जरूरी होता है, तो इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि यहां पे है ना सेम कॉन्सेप्ट मल्टीपल टाइम्स हिट होते हैं, और मल्टीपल टाइम्स हिट होने से पता ये चलता है कि भैया एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है, कौन कौन सा और बेटर वे हो सकता है पूछने के, एंड हमको कैसे घुमाया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हम अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 39 पे। कह रहे हैं किसी तार के पदार्थ का प्रतिबल S, यंग प्रत्यास्थ गुणांक गामा, तार के प्रति एकांक आयतन में संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा कितनी होगी। प्रति एकांक आयतन में संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा की बात कर रहे हैं, और ध्यान में रखेंगे तो देखिए यहां पर फिर से उन्होंने कुछ नया चेंज किया। U इक्वल्स टू हाफ ऑफ, हमें यह पता है प्रतिबल इंटू विकृति होती है, इंटू आयतन होता है। अब यहां पे हमसे कह रहे हैं प्रति एकांक आयतन, यहां तक का काम तो अभी हम लोगों ने किया था, लेकिन देखिएगा एक नया चेंज इसके अंदर आया, एक छोटू सा नया चेंज है। प्रति एकांक आयतन, इसका मतलब क्या होता है? तो ये कहना चाह रहे कि भैया आयतन को 1 रख दो, या आयतन से डिवाइड कर दो भैया 1 क्यूबिक यूनिट। तो ये हो गया स्मॉल u इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ प्रतिबल इंटू विकृति। आयतन तो खत्म ही हो गया। अब भैया कुछ नहीं करना, बड़े ही आसान शब्दों में मैं कह रहा हूं कि आपको यहां पर रिप्लेसमेंट किसकी करनी है? विकृति की करनी है, प्रतिबल की नहीं। अब से पहले प्रतिबल को रिप्लेस करे थे, विकृति को जिंदा रख रहे थे, तो अब करते हूं मैं यहां पे काम। तो भैया अगर इसको करना है तो मैं लिखता हूं यंग मापांक, क्योंकि यहां पर यंग मापांक गिवन है, यंग मापांक गिवन है, तो यंग मापांक के टर्म में करनी पड़ेगी बात। होती क्या है? प्रतिबल बटा में विकृति। प्रतिबल वाला बड़ा अच्छा लगता था, है ना, मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स जाते हैं तो अच्छे लगते हैं, डिवाइड में आता है तो थोड़ा सा तकलीफ आती है। तो विकृति को इधर लाइए, नीचे लाइए यंग मापांक को, तो ये क्या बन गया? प्रतिबल बटा में यंग मापांक।
चाहे तो यहीं कहीं लिख सकते हैं कि ये विकृति बराबर क्या मिल गया, प्रतिबल। इसका मतलब यहां पर गिवन है भैया, एस से डिनोट कर रहे हैं, और यंग मापांक को ये रहा भाई। तो हो गई ना बात खत्म। यहां पे क्या बन गया, 1/2 प्रतिबल एस ही रखने दीजिए, विकृति एस अपॉन में गामा, मतलब एस स्क्वायर अपॉन में 2 गामा, एस स्क्वायर अपॉन में 2 गामा। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, बिल्कुल एस स्क्वायर अपॉन 2 गामा, ए ऑप्शन। ठीक है, यहां पर क्या विकृति को रिप्लेस किया। अब से पहले सब जगह प्रतिबल रिप्लेस करके आते थे, तो यंग मापांक इंटू विकृति हो जाता था, विकृति का स्क्वायर बन जाता था उधर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। बढ़ते हैं अपने 40th क्वेश्चन, 40वें प्रश्न के ऊपर, एंड लास्ट 2 क्वेश्चन है, फटाफट से निपटाते हैं। देखिए यहां पे कह रहे हैं कि एक तार में 1 mm से वृद्धि होती है। अच्छा 1 है या L है? L है। चलिए, जब एक भार W इसके लटकाया जाता है, यदि तार एक घिरनी के ऊपर से गुजरता हो तो दोनों सिरों पर 2 भार W लटकाए जाएं तो तार की लंबाई में वृद्धि कितनी होगी। आप एक बात समझिए ना, एक तार को, हालांकि हम लोगों ने है ना कॉम्पिटिटिव्स के लिए जो अलग से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैंने कराई थी कि भैया ये सिर्फ और सिर्फ कोर कॉम्पिटिटिव के लिए बात कर रहे हैं, वहां पे मैंने ये फ्रेम को रखा था, एंड देखिए वो सीधे क्वेश्चन उठ करके आ गया है ना। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि भैया चैप्टर्स, जो कंसेप्ट वीडियोस हम लोग कवर अप करते हैं उसको जरूर कवर कीजिए, उसके साथ में उसी कंसेप्ट पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस की भी बात करते हैं, उन क्वेश्चंस को भी कवर अप कीजिए। एंड ये दोनों होने के बाद मैं एक्सक्लूसिवली टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकर के आता हूं, ताकि आपको है ना कंसेप्चुअली सोचने को एक तरीका मिल जाए, क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाए। क्वेश्चंस जब बनते हैं तो ही मजा आता है। तो पॉइंट ये है कि अब देखिए वहां से सीधे क्वेश्चंस उठ करके आ रहे हैं। ये डिट्टो क्वेश्चन हमने वहां पर डिस्कस किया, और हम लोगों ने क्या स्टेटमेंट दिया था, वहां पर हमने ये स्टेटमेंट बनाया था। अब देखिए अगर वो आपने किया होगा तो आपको इस सवाल को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे आंसर समझ पाएंगे। और अगर नहीं भी किया है तो कोई बात है, अभी करें। W वेट जो लटक रहा, मतलब ये वही mg की बात हो रही है, वही फोर्स की बात हो रही है। अभी क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा बताइए, ये घिरनी है, इसके ऊपर से इस तार को अब लटका दीजिए। तो इस तार को इस घिरनी के ऊपर से लटका दिया, इस तार को इस घिरनी के ऊपर से लटका दिया, और अब यहां पर इसको हटा दो। अब यहां पर 2 वेट लटका है, एक इधर भी वेट लटक रहा है, एक इधर भी वेट लटक रहा है, ये भी W है, ये भी W है, ये बराबर है। मतलब ये जो टोटल लेंथ L थी, अभी आपने यहां पर कितना रखा, ये L/2 हो गई, और ये भी कितनी होगी, L/2 होगी। इस अवस्था में तार में वृद्धि और इस अवस्था में तार में जो वृद्धि होता है वो समान होता है। ये अगर सेम वायर है तो समान वृद्धि होता है भैया, कोई कहानी नहीं है। ये स्टेटमेंट हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ है। कैसे होगा, कैसे होगा, चलिए जरा देखते हैं। अगर मैं इस वाले सेगमेंट में कहता हूं तो मैं कह रहा हूं कि यंग मॉड्यूलस ही तो निकालनी है ना। ठीक है, यंग मॉड्यूलस के जरिए हम इसको निकाल सकते हैं ना। देखिए यंग मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू होता है क्या भाई, तो आप कहोगे होता है FL अपॉन में A डेल L। मैं कहता हूं F को ही वेट कह रहे हैं, तो भैया यंग मॉड्यूलस हो गया वेट L अपॉन में A डेल L। अगर दोनों पदार्थ सेम है, दोनों पदार्थ सेम है, पदार्थ समान है, मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा गामा। पदार्थ समान है, अतः यंग मापांक जो होगा, यंग मापांक जो होगा ये सेम होगा, समान होगा, अर्थात नियत होगा। तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है भाई, इसका ये मतलब समझ में आ रहा है कि ये पूरा का पूरा जो टर्म होने वाला है वो सेम होने वाला है। मतलब मैं यहां से लिख लेता हूं डेल L बराबर WL अपॉन A। अब ये तो किसके लिए हो गया, ये हो गया हमारा इस वाले पहले वाले में। अब कहते हैं 2 घिरनी के ऊपर से गुजारने के बाद, घिरनी के ऊपर से गुजारने के बाद, तो घिरनी के ऊपर से जब आप गुजार रहे हैं तो यहां पे इसको L1 वृद्धि कह देते हैं और उसको L2 वृद्धि कह देते हैं। ये L/2 है, ये भी L/2 है, ये L1 और L2 जो है ये दोनों बराबर है। मतलब मैं कह देता हूं कि घिरनी पे गुजारने के बाद में इसको L1 कह लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। इसको L2 कह देता हूं,
ठीक है, ऐसे ही छोड़ दो। मैं कहता हूं इसमें जो वृद्धि हो रहा है ना, इस वाले में जो वृद्धि हो रहा है वो डेल L1 की वृद्धि हो रही है, इसमें जो वृद्धि हो रहा है वो कह देता हूं मैं डेल L2 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब अगर आपने यहां से लिखना शुरू किया डेल L1 प्लस डेल L2, भाई दोनों में वृद्धि निकाल करके जोड़ देता हूं, कितनी टोटल वृद्धि कितनी हुई, दोनों में निकाल के जोड़ देते हैं। तो ये कितना होगा भाई, तो आप कहोगे इसमें W वेट लटकाया है, लेंथ L/2 है ए गामा, प्लस W वेट उसमें भी है, लेंथ L/2 है ए गामा। ठीक है, कोई दिक्कत कुछ नहीं किया ना। इस लेंथ को अब L/2 रख रहा हूं, तो इन दोनों को अगर आप एड ऑन करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, W अपॉन AY L/2 प्लस L/2 आधा आधा एक, मतलब W अपॉन AY L, ये कौन है, डेल L1 प्लस डेल L2। तो ये ऐसा नहीं दिख रहा है डेल L1 प्लस डेल L2 डेल L के बराबर ही है, ये डेल L1 डेल L2 डेल L1 प्लस डेल L2, मतलब इसके लंबाई में वृद्धि और इसके लंबाई में वृद्धि, इन दोनों का समिशन जो था वो इस टोटल वायर के लेंथ में जो वृद्धि था उसके बराबर ही हो गया। ये देखिए डेल L WL अपॉन AY जो था इसके बराबर ही आ रहा है ना, WL अपॉन AY के बराबर ही तो आ रहा है। तो आप इसको दो पार्ट में करके इस पे वेट लटका करके निकालेंगे, जो लेंथ में चेंज वो उतना ही आएगा जितना कि इंडिविजुअली W वेट लटका करके इसमें से चेंजेस निकाली गई थी। क्लियर है? तो इस स्टेटमेंट को सीधे याद रख लीजिए, अगली बार से इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आंसर विल बी L। एक LMM की चेंजेस हुई थी तो इसमें भी अभी LMM की ही चेंज होगी, चेंज बदला ही नहीं ना, नहीं बदला तो सेम चेंज है। लेट्स सी द आंसर, D इज द करेक्ट वन। ठीक, अगले सवाल पे बढ़ते हम 41 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट। जल्दी से करेंगे भाई, फटाफट से, एंड आखिरी में ये भी बताएंगे कि आपने है ना कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस तो बनने शुरू हो चुके हैं। आप जब बनने शुरू हो चुके हैं तो भैया ये जस्टिफिकेशन जरूरी है अपने स्वयं के लिए कि हमें अब कितने क्वेश्चंस बनने शुरू हो गए, क्योंकि वहीं से तो आपका कॉन्फिडेंस डिसाइड होगा ना, आप कितने कॉन्फिडेंट हो वहीं से तो डिसाइड होने वाला है। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज कि दो तार एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, एक समान आयतन रखते हैं, पदार्थ समान है, आयतन सेम है, परंतु तार I का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A तथा तार I अच्छा का परिच्छेद क्षेत्रफल 3A है। ठीक है, सेकेंड तार का भैया। ठीक है, यदि F बल लगाने पर तार पहले की जो है लंबाई में डेल X की वृद्धि होती है, तो सेकेंड में वही वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो भाई इसके लिए सीधा सिंपल सी बात है, मैं क्या कहता हूं कि बल जो होता है वो समानुपाती होगा किसके, क्षेत्रफल के। क्यों होगा, क्योंकि प्रतिबल दोनों में कैसा होना है भैया, समान। प्रतिबल अगर समान होना तो बल बटा में क्षेत्रफल होता है, इसको अगर आप कांस्टेंट कर देंगे तो इसका मतलब है कि बल समानुपाती हो जाएगा क्षेत्रफल के, यानी F प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका क्या मतलब है, तो F1 अपॉन में F2 बराबर A1 अपॉन में A2। अब पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो भाई यहां पर कह रहे हैं कि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 3A है। ठीक है ना, तो चलेगा भाई, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, लेकिन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करना भाई, चलो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एक सेकंड के लिए, है ना, थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। तो गामा इक्वल्स टू FL अपॉन में A डेल L होता था। यहां वॉल्यूम को समान कर रहे हैं, ठीक है ना, और F लंबाई में वृद्धि डेल X है, तो इसको डेल X कह देता हूं। ठीक है, जो कांस्टेंट होना है उसको कांस्टेंट करते हैं। गामा कांस्टेंट होगा, डेल X कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि लंबाई में वृद्धि डेल X है और कह रहा है वही वृद्धि इसमें भी करनी है, मतलब डेल X से इधर भी वृद्धि करनी है, तो गामा कांस्टेंट डेल X कांस्टेंट। फोर्स मुझे निकालना है। ठीक है, ये दोनों नियत हो गए। एक पॉइंट और, ये एरिया जो है, एरिया के बारे में कुछ कह रहे हैं क्या, अनुप्रस्थ पथ का क्षेत्रफल A है तथा दूसरे वाले का 3A है, तो इस एरिया को तो मैं चेंज कर नहीं पाऊंगा, है ना। अगर मैं इसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिखता हूं, मतलब इस L को अगर मैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिख लूं, तो मैं कह लेता हूं कि इसको कर दीजिए भैया AL। ठीक है ना, क्या कर दूं मैं, AL कर देता हूं, एक एरिया का ऊपर मल्टीप्लाई, एक एरिया का नीचे मल्टीप्लाई करता हूं, तभी तो ऊपर वॉल्यूम बन पाएगा। तो मैं इसमें करता हूं, देखिए A का गुणा भाग करने पर कर दीजिए, देखिए ये हो जाएगा गामा FAL
अपॉन में ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर डेल एक्स, ठीक है ना, क्योंकि इस एल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आ नहीं पा रही थी हमारे पास, तो इसके लिए इसको क्या कर दिया, इसको हमने वॉल्यूम बना दिया। अब चूंकि देखिए ए एल जो है ये क्या होता है, ये आयतन होता है, ये वॉल्यूम होता है, तो मैं इसके अगली लाइन में लिख सकता हूं क्या, गामा इक्वल्स टू एफ वी अपॉन में ए स्क्वायर डेल एक्स। अब थोड़ी सी कहानी सेम हो रही है, क्या क्या, तो अब देखिए एफ पता करना है, तो एफ तो रखिए, गामा वी और ये डेल एक्स, ये सभी कौन है भाई, ये सभी कांस्टेंट है ना, ये सभी कैसे रहने वाले हैं, समान रहने वाले हैं, नियत रहने वाले हैं, कांस्टेंट रहने वाले। कैसे नियत है, तो क्लियर है ना, सेम मटेरियल के बनी है मतलब गामा कांस्टेंट, वॉल्यूम भाई तो दो तार एक ही पदार्थ के बने और एक समान आयतन रखते हैं मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। डेल एक्स भाई डेल एक्स की वृद्धि करी है और वही वृद्धि इसमें भी करनी है तो एक कांस्टेंट। अब जो बचा उनके बीच में रिलेशनशिप देख लीजिए, क्या दिख रहा है यहां पर, इनके बीच में रिलेशनशिप दिख रहा है। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैं कह दूं तो f1 अपॉन में a1 का स्क्वायर इज इक्वल टू f2 अपॉन में a2 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूं क्या, f अपॉन a स्क्वायर ही तो बचा, बाकी सब तो निपट गए है ना, ये f अपॉन ये f और ये a यही बचा, बाकी सब तो कांस्टेंट हो गए थे। तो f1 अपॉन a1 का स्क्वायर इक्वल्स टू f2 अपॉन a2 का स्क्वायर। अब यहां पर मुझे बात करनी है इनके नंबर्स गिवन है उसके टर्म में, तो f बल लगाने पर और यहां से मुझे f2 चाहिए, ठीक है, इसको f बल लगाया, a1 जो है वो a है सिंपली, तो मैं a लिख लेता हूं, a का स्क्वायर, f2 बटा में a2 मतलब 3a का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया भाई, ये f2 f अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल टू f2 अपॉन में ये 3 3 9 9a स्क्वायर, a स्क्वायर से ये a स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो f2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ f, कितना, f2 इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ f। ऑप्शन देखते हैं, अच्छा ओके ओके ओके, चलो इसको ही उड़ाते हैं, इसको उड़ाता हूं भैया, 9f लिखता हूं, है ना, वो उल्टा देख लिया होगा ऊपर से देख लिया उसने तो 6 दिख रहा है, 9 है भाई, है ना 9f, ठीक है, 9 टाइम्स ऑफ f मतलब 9 गुना फोर्स लगाना पड़ेगा अगर थ्राइस ऑफ ए का लेकर के चलना है तो, है ना, सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम विस्थापन कॉज करने के लिए, सेम लंबाई में चेंज कॉज करने के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट है 9f, ठीक है। चलिए तो यहां पर भाई हमारे टोटल 41 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हम लोगों ने, ठीक है, एंड अब करते हैं इस सेशन को यहीं कहीं पे समाप्त, ठीक है भाई। हम लोगों ने टारगेट किया था कि हम एमसीक्यूज क्वेश्चंस को करने वाले इस चैप्टर के, एंड एमसीक्यूज क्वेश्चंस के जरिए भी एक बार हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो चुका है। तो इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा हमेशा से कमिटेड है भाई एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, एंड ये सारे ही कोर्स कंटेंट लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पूरे कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, इसका मतलब है कि आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आप सेंट्रल बोर्ड से हो, ये पूरा कोर्स कंटेंट आपके लिए लागू होता है। साथ ही साथ और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक को फॉलो करेंगे एंड अपने लिए चेकआउट कर सकते हैं बुक्स एंड ई बुक्स जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा डिजाइन की गई है, एंड अब वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो जिस तरीके से आप कनेक्टेड हैं हमारे YouTube चैनल पे, इसी तरीके से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां पर कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है, कोई नई अनाउंसमेंट आती है, वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकती है। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और नए धमाकेदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।